नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। और आज का जो टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी लोगों से डिमांड आ रही थी कि एचएस का जो प्रीलिम्स है उसको कैसे क्लियर किया जाए। डे बाय डे वो टफ होता जा रहा है। कुछ रीजंस ऐसे भी हैं, जैसे कि मान लो सी सेट ज़्यादा टफ हो रहा है, तो उसका एक तो सिंपल रीज़न है कि आप सी सेट पे काफ़ी ट्राई करें। लेकिन एक और भी है कि आप वो जो मार्क्स है एचएस में, एक तो कट ऑफ हर साल गिर रही है, लेकिन वो भी लोगों से क्या है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो मैंने काफ़ी अपने जो दोस्त हैं जिनका एचएस प्रीलिम्स बार-बार क्लियर कर रहे हैं, और मैं ऑलरेडी 2 बार क्लियर कर चुका हूँ। तो जितने भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों से बात करने का, उनसे सबसे बात करके एक समराइज़्ड स्टोरी यहाँ पर मैं प जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या रीज़न है लोग फ़ेल करते हैं जो एचएस प्रीलिम्स को क्लियर करने में। उस वो 5 रीज़न बताऊँगा, उसको थोड़ा समराइज़ तरीके में अलग-अलग लोगों से जो भी मुझे पता चला है और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो क्लियर करते हैं वो डिफरेंट क्या करते हैं। फिर एक सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कि ये जो कुछ चीज़ें हैं, आप अगर ये करेंगे तो और रिलीजियसली करेंगे, क्योंकि एफर्ट तो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो आप कुछ नहीं क्लियर कर सकते, चाहे जितनी मर्ज़ी स्ट्रैटेजी आपको बताई जाए या जो भी आपको प्रोवाइड प्रोवाइड किया जाए। स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी और ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो आपको अगर सिंपल 5 जो रीज़न मैं बताऊँ, तो उसमें से सबसे पहला रीज़न एक ही है कि सब लोग जो है प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, ओनली प्रीलिम्स पर फ़ोकस करते हैं, सीसेट को नेग्लेक्ट करते हैं, सीसेट को क्लियर क्वालीफाइंग समझ के सिर्फ छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, लास्ट के 1 महीने में देख लेंगे। रिलीजियसली सीसेट ट्राई करें, पीवाईक्यूज़ लगाइए। लास्ट 10 साल के जितने भी सीसेट या 7-8 साल के, जब से सीसेट थोड़ा स्टार्ट हुआ है, तब के जितने भी पीवाईक्यू उनको सॉल्व करें। अगर आपके रेगुलरली 100 से ऊपर बन रहे हैं, देन यू कैन गेट फील रिलैक्स्ड। अदरवाइज आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो भी टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उन पे फोकस करें। तो एक तो सी सेट है, ये सिंपल फंडा है, इस पे आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। बिना किए, आपको टेस्ट किए आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं कि प्रीलिम्स जैसे तैसे क्लियर करो। तो आपका प्रीलिम्स क्लियर करने पे कोई झंडा नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसकी कोई ट्रॉफी नहीं है, उसका कोई वैलिडेशन या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मेन है कि आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करें, कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करें, प्रीलिम्स मेंस दोनों पे फोकस करेंगे तो आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच होगी, आंसर राइटिंग और हर चीज़ पे फोकस करेंगे। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि एक तो सी सेट नेग्लेक्ट करते हैं, दूसरा कि सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस होता है कि प्रीलिम्स ही पढ़ना है, और जस्ट रैंडमली पढ़ते रहते हैं, उस पर कोई और चेंजेस और इस पे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करते हैं। फिर दूसरा है कि नेग्लेक्ट पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज को नेग्लेक्ट करते हैं। पीवाईक्यू सी सेट हो या प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स जो भी जीएस का प्रीलिम्स है या फिर आपका मेंस है, उसमें प्रीलिम्स बहुत पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यूज को ऐसे नहीं कि आपने जस्ट पीवाईक्यू का कोई पेपर लिया और उसमें आंसर, सही आंसर टिक लगाए और जो भी देखे आंसर देख ले कि ये आंसर है, बात खत्म। नहीं, आपको डिटेल उसमें जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों ऑप्शन का पता होना चाहिए, कौन से क्या, उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या डिटेल है, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर दूसरा, आप सिलेबस नहीं रखते हैं, मेनली सिलेबस अपने पास होना चाहिए डिटेल्ड। आपको सिलेबस आपको सारा पता होना चाहिए, ऑप्शनल हो चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, सबका पता होना चाहिए कि आपका क्या है। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम पता होनी चाहिए कि क्या स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, कि उसमें जो सी सेट है वो क्वालिफाइंग है, 33% चाहिए। फिर आपका मेंस में हिंदी इंग्लिश भी क्वालिफाइंग है, 40% मार्क्स चाहिए। और हिंदी इंग्लिश में 40% मार्क्स चाहिए, और एग्रीगेट जो जीएस और ऑप्शनल का है उसका 45% मार्क्स होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए। मेंस में सिलेबस की डायरेक्ट लाइन उठा के आपको क्वेश्चन जो है बनाया जाता है, और उसको उसके लिए आपको आंसर फॉर्म करने होते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता हो तो आप ये चीज़ें ईजिली कर सकते हैं। और पीवाईक्यू प्लीज़ कभी नेग्लेक्ट ना करें, जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगा सकते हैं। फिर उसमें आप अलाइड हो, एनटी हो, और एचएस के सबके पीवाईक्यू, और जितने भी आपको एचपीपीएससी एग्जाम करवाता है, वो सारे जितने आपको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज लेना, जितने भी आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो और उनको यूटिलाइज करो। और सिर्फ उनके आंसर टिक करने के उससे मत करो, उसको प्रॉपरली सॉल्व करो। उनके सारे जो ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करो कि क्या है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इस क्यों ये क्वेश्चन में आया, सब कुछ है। आप सब ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड रीज़न है कि इसमें आप ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसको बाद के लिए रखते हैं कि हाँ अभी पहले प्रीलिम्स। कईयों को तो आइडिया भी नहीं होता है कि ऑप्शनल एग्जैक्टली उनका सिलेबस क्या है, सिर्फ जस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई हम एचएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑप्शनल के अता पता नहीं होता है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जब तक प्रीलिम्स की डेट आती है, तब तक आपको, या जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं, जब एचएस का फॉर्म भर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका
70 to 80% ऑप्शनल कवर होना चाहिए। आपको इतना डिटेल में पता होना चाहिए कि अच्छा, एक तो पता होना चाहिए कि ऑप्शनल क्या है, फिर आपका 70 to 80% सिलेबस कवर्ड होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। और जब तक आप प्रीलिम्स दे रहे हो तब तक आपको 100% उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर आपको PYQs वो सब पता होना चाहिए। वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और दूसरा आपको एक ये होता है कि कंफर्ट होता है कि अभी अगर मेरा प्रीलिम्स हो गया, देन आई एम इन एट कंफर्टेबल पोजीशन कि मेरा ऑप्शनल ऑलरेडी रेडी है और GS की आंसर राइटिंग मैंने कर रखी है। बस एक जस्ट किक चाहिए कि आपको प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ये आपको ऐसा नहीं है कि आप जस्ट प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आप आ गए ग्राउंड में कि यार अब क्या करें, मेरे पास तो बहुत कुछ है, और फिर उसमें भी रिजल्ट का वेट करेंगे अब 20-25 दिन, तो उसमें और कम टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन में। तो बेटर है कि आप जो है ऑप्शनल का प्रिपरेशन प्रॉपरली कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है आपके लिए। दूसरा है कि चौथा जो पॉइंट है कि लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते बिफोर प्रीलिम्स। जीरो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। आंसर राइटिंग से पता क्या होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। गप्पे लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे ये आंसर लिखना है, इसकी ये पर्टिकुलर चीज़ की ये डेफिनेशन है। बट हाइड्रो प्रोजेक्ट पे कोई चीज़ आ गई है, या फिर थर्मल प्रोजेक्ट पे आ गई है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे आ गई है, या GS1 से कोई ऑप्शन जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड है। आपको जो जैसे अभी 2024 का जो मेंस था उसमें वेस्टर्न जो सोशल रिफॉर्म थे उसके बारे में आ गया था। तो अब सोशल रिफॉर्म आपका प्रीलिम्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आपके प्रीलिम्स का भी पार्ट है। तो अगर आप क्लियरली लिख पा रहे हो कि वेस्टर्न इंडिया में क्या क्या रिलीजियस रिफॉर्म या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे, तो आप प्रीलिम्स में भी उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी के लिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से ही प्रीलिम्स में आपको जो है क्लैरिटी मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज़ पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया में हुई है, या जियोग्राफी का कोई साइक्लोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो लिखना आ गया है देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई थ्रू ऑप्शंस इन प्रीलिम्स एज वेल, और आप कॉन्फिडेंटली उसको मार्क कर सकते हैं, आंसर को मार्क कर सकते हैं। दूसरा इसका और जो है क्या बोलते हैं, अगर आपने प्रीलिम्स बाय द बे क्लियर कर लिया तो उसके बाद भी रीडिंग पे फोकस होती है कि यार ये सिर्फ पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग से डर रहे हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैंने भी ये सब चीज़ें की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब ना करें और पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप वो जो 15-20 लोग लगने हैं हर साल उनमें इंक्लूड होना चाहते हैं, अगर आपका सिर्फ मोटिव है कि प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आप लगे रह सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका मोटिव ही है कि प्रॉपर एक HS क्लियर करना है, HS बनना है, देन आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी कि आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि आपको सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, रैंडम रीडिंग नहीं करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करनी है कि आप जस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर आप फिर आपका जो नेक्स्ट है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। कुछ लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, अच्छी बात है, सॉल्व करनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि आप PYQ पे फोकस करो और जितने भी HPPSC एग्जाम करवाता है उन सब के क्वेश्चन सॉल्व करो और डिटेल सॉल्व करो। कोई ऐसा नहीं है कि आप, ये पॉइंट ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। और जो इसमें अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज को मिस्टेक एनालाइज करो कि अच्छा आपने ये 30 क्वेश्चन गलत किए, क्या सोच रहे थे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, क्यों आपका थॉट प्रोसेस गलत हुआ। आपने रैंडमली मतलब उसको आपने या तो रैंडमली क्लिक वो आपने आंसर दे दिया, तो इतना रैंडम क्यों आंसर दे रहे हो आप, क्या आपको क्लियर नहीं करना है। तो वो सब चीज़ें एनालाइज करो, हर क्वेश्चन के आंसर पे वेटेज डालो कि हाँ ये आंसर मेरे को या तो प्रीलिम्स क्लियर करवा सकता है या बाहर करवा सकता है। तो हर चीज़ एनालाइज करो। फिर जो मिस्टेक्स हैं, जो कि कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं थे या फिर मिस्टेकनली आपने सही कर दिया है लेकिन आपको पता नहीं था, तो वो चीज़ आपने देखना है। फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट बना लो और रिवाइज कर लो वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि नॉर्मली जो आंसर उसमें टेस्ट सीरीज में आपको जो कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं वो कई बार बुक्स में नहीं होते हैं। टेस्ट सीरीज वाले अलग अलग किताबें पढ़ के आपको क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अदरवाइज टेस्ट सीरीज लेने का कोई मतलब नहीं है, आप पैसे वेस्ट मत करो, आप PYQ पे फोकस करो। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो उसको प्रॉपरली रिलीजियसली सॉल्व करो, उसके शॉर्ट नोट्स निकालो, उनको रिवाइज करो। रिवीजन की है, लोग रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन ही प्रॉब्लमेटिक है। तो ये हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है। प्रिपेयर फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स टुगेदर, तीन दोनों के लिए प्रिपेयर करें। ये मस्ट है कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि आप आंसर राइटिंग भी करेंगे और प्रीलिम्स टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है, और दूसरा आपको एक बेसिकली ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है कि आपका मेंस प्रिपरेशन अगर फुल है तो आपका प्रीलिम्स में भी कॉन्फिडेंस अलग होगा। और ये मैं अपने
जो एक्सपीरियंस से है और मैंने जो अपने दोस्तों से बात की है जिन्होंने ऑलरेडी मेंस 2 बार 3 बार अपीयर हो चुके हैं, उनसे बात की है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपका मेंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपका ऑप्शनल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है प्रीलिम्स पे। और क्यों जो लोग एक बार प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस प्रिपेयर कर चुके होते हैं, मेंस अपीयर हो चुके होते हैं, उनका बार बार क्लियर होता है। मतलब चांसेस 90% हो जाते हैं कि आपका एक बार प्रीलिम्स क्लियर होने से, एक बार मेंस लिखने से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न यही है, कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बार बार लिखने से पता भी लगता है कि आपको क्या डिमांड है एग्ज़ाम की, अदरवाइज़ आप जस्ट इमेजिन कर रहे होते हैं। कोचिंग्स भी आपको नहीं प्रॉपरली बताते हैं। मोस्टली जो कोचिंग का स्टाफ होता है, एक पर्सन जो स्टार्ट करता है शायद वो मेंस लिखा होता है, और 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो खुद कभी क्लियर नहीं किए होते कोई एग्ज़ाम। जस्ट दे आर गुड एट टीचिंग और दे दैट्स व्हाई दे टीच। तो ये बात है। दूसरा, 3-4 महीने प्रीलिम्स से पहले आप मेंस की प्रॉपर प्रिपरेशन करो। ये कर सकते हैं, आपकी 2 महीने रह गए प्रीलिम्स के, तो आप फोकस थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड करो कि बार बार रिवीजन करो और टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाओ कि हाँ ठीक है, अब मेरी काफ़ी हो चुकी है, अब मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही जो है प्रिपरेशन करूँगा। लेकिन 2 महीने पहले तक आपको प्रॉपर आंसर लिखने हैं, प्रॉपर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, वो भी मेंस के, ऑप्शनल के, सब कुछ आपको सॉल्व करना है। एंड डोंट फॉरगेट इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी को लाइटली मत लीजिए, मार्क्स बिल्कुल कम आते हैं। आई एम द वन हु ऑलरेडी फेस्ड दिस प्रॉब्लम। हिंदी में ऑलरेडी आई हैड फेल्ड, तो आई गॉट ओनली 23 मार्क्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई had to reappear for the mains again. Otherwise I got 45% marks in my first mains, and second mains is obviously अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो नेक्स्ट क्या है कि आपका जो एनालाइज पी वाई क्यू को एनालाइज करिए, डिटेल्ड एनालिसिस करिए उसको। जैसे कि कोई ऑप्शन है कि भाई किसी भी राजा के बारे में है, संसार चंद के बारे में है, और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उन चारों ऑप्शन का कुछ ना कुछ मीनिंग है भाई। ऐसा यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका खुद का कुछ पर्सनल जो भी एक डिटेल्ड बैकग्राउंड होगा उसको चेक कीजिए। चाहे किताबें खोलिए, कुछ भी करिए, इंटरनेट का यूज़ करिए, और फिर उसको वहीं या फिर अलग से पीवाईक्यू के नोट्स बना लीजिए। हिस्ट्री का हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग, वो सब, और फिर उनको रिवाइज कीजिए। आई एम डेड श्योर कि आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है कि सिलेबस अपने साथ रखिए, हमेशा सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस को आपको टिप्स पे होना चाहिए, खासकर मेंस का सिलेबस आपको टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस से आता है कि एक लाइन सिलेबस की दी है, उसमें जस्ट पहले डेफिनेशन पूछ ली और फिर दूसरी लाइन जो है उस पे क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होता है सिलेबस में, खासकर एचएस में। अभी एचएस यूपीएससी की तरह एनालिटिकल नहीं हुआ है, तो आपके पास चांस है कि आप सिलेबस को प्रॉपरली एक बार हर की टर्म को गूगल पे सर्च कर लीजिए और इंटरनेट का यूज़ कीजिए, और फिर उसके बाद उनको बुक्स पे, जो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको पढ़िए, उसमें आपका बेनिफिट बहुत मिलेगा। फिर टेस्ट सीरीज़ को वही मिस्टेक चेक करें, नोट्स प्रिपेयर करें, अपना गैस वर्क चेक करें कि आप कितना अच्छा गैस वर्क करते हैं। फिर अपना स्ट्रॉन्ग क्या पॉइंट है कि अच्छा पॉलिटी में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 13-14 आप स्कोर कर रहे हो, क्लियर सही कर रहे हो, और आपका कोई एक पोर्शन वीक है, तो आपको वीक को इतना अप करना है कि एटलीस्ट अगर आप उसको 60% पे आप लेके आ रहे हो, कि आपका अगर 10 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव करते रहिए कि आपके मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फ़ायदा है टेस्ट सीरीज़ का, और कोई उसका ऐसा नहीं है कि आप उसमें स्कोर देखें, आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्या है स्कोर, वहाँ मायने नहीं करता है। वहाँ आपका उसके टेस्ट सीरीज़ टेस्ट देने के बाद का एनालिसिस मायने करता है। और यही मिस्टेक करते हैं लोग कि आप एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ टेस्ट दे के आते हैं, अपना स्कोर चेक किया और फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे अगर कम स्कोर आया। उसमें स्कोर कम आने के चांसेस ज़्यादा ही है उसके, तो उसको पोस्ट टेस्ट एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट गिविंग अ टेस्ट। तो एनालाइज बेटर, उसको एनालाइज जितना बेटर अच्छे तरीके से करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस है रिटेंशन के, रिवीजन के। ठीक है। दूसरा है कि एक और ये है कि जो करंट पे है वो बहुत ज़्यादा फोकस होता है। आपका 70-80% जो सिलेबस है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक पार्ट होता है तो आपको मार्क्स चाहिए होता है 50-55%। 50-55% चाहिए, तो वो तो आपके स्टैटिक से भी आ सकते हैं। करंट इज, मतलब इसको बहुत ही ओवररेटेड चीज़ है। इसको ये मेंस में आपके लिए थोड़ा बहुत आपको कि आप एग्जाम्पल फॉर्म कर पा रहे हैं, थोड़ा अपडेटेड जो उस वहाँ
चीज़ें लिख पा रहे हैं उसके लिए सही है, लेकिन प्रीलिम्स में इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, आप बजट है और सर्वे है, चाहे वो सेंट्रल सर्वे है या फिर एचपी इको सर्वे को तो आप अपना दोस्त बना लीजिए। जो एचपी का इको सर्वे है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 5-6 बार रिवाइज कर लीजिए, उसके डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। एचपी जीके प्लस एचपी इको सर्वे, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने डिटेल से प्रिपरेशन करनी है और डिटेल में प्रिपेयर करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। और जितना आप ये करंट अफेयर ये सब चीज़ें, हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा डेली न्यूज़पेपर पे ध्यान रखिए और अगर कोई मैगजीन आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़िए, अदरवाइज इट्स नॉट दैट नेसेसरी कि आपको आपका सिर्फ इससे ही क्लियर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एच पी जी के एच पी को सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ करंट भी जो थोड़ा बहुत करंट का 30% तो एच पी को सर्वे से कवर हो जाएगा। फिर एच पी जी के आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन जो है ये आपको दे देता है। फिर बाकी आपका स्टैटिक बहुत सही होना चाहिए, जो कि आपका है हिस्ट्री, पॉलिटी, एंशियंट और जो भी सब्जेक्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, सब जो जितने भी सब्जेक्ट है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए लेना है आपको। और जो एच पी जो इको सर्वे है ये आपको GS 3 में बहुत हेल्प करता है और बाकी GS के मेंस में भी बहुत हेल्प करता है। HPG के आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो और अगर आपको सिलेबस पता है HPG का मेंस का, तो उसमें हिस्ट्री में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स दिए हैं और बाकी में तो आपको डिटेल पढ़ना ही है। तो अगर मेंस ओरिएंटेड आप पढ़ रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स में भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। तो डिटेल्ड अपने नोट्स बनाइए, उनको और शॉर्ट कीजिए। टाइम तो लिखने पे कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली राइटिंग होनी चाहिए, चाहे आप नोट्स बना रहे हो या फिर आप आंसर लिख रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपको लिखते रहना है क्योंकि वहाँ स्पीड मैटर करती है। स्पीड ओरिएंटेड आंसर राइटिंग करें, स्पीड ओरिएंटेड आंसर राइटिंग करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है HPAS आंसर राइटिंग ग्रुप फॉर्म किया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। डेली क्वेश्चन या वीकली क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, PYQs मिलेंगे या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मिलेंगे, उनको आप वहाँ आंसर पोस्ट कीजिए। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने HS में 2 या 3 बार HS दे चुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आउटलाइन बता देंगे कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं, आपका रिव्यू कर लेंगे। और आप अगर आप रिव्यू भी नहीं होता है प्रॉपरली, मान लो नहीं हो पा रहा है, लोग खुद अपने चीज़ों में बिजी रहते हैं, तो फिर भी आपके लिए एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट रहता है। औरों के आंसर पढ़ के आपको इम्प्रूवमेंट हो जाता है कि अच्छा इसने ऐसा लिखा है तो ये चीज़ मैं अपने इसमें आंसर में ऐड कर सकता हूँ। और फिर आपके एक नोट्स भी फॉर्म हो जाते हैं, वो नोट्स हो जाएंगे फॉर्म कि अगर एक टॉपिक, अगर एक सब्जेक्ट के आप 10-15 क्वेश्चन लिख रहे हैं, देन इट इज़ अ वेरी गुड नोट्स फॉर यू टू रिवाइज। ठीक है, फिर आप उसमें चीज़ें थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, तो कुछ पेजेस ऐड करके और एक होलिस्टिक नोट्स बना सकते हैं आप उसको। ठीक है, फिर दूसरा एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा सजेशन है, लेकिन बहुत ही अच्छा सजेशन है, काफ़ी इफेक्टिव है। वो है, वो क्या है कि यूपीएससी के PYQ सॉल्व करो मिनिमम द लास्ट 10 साल के, और वो अच्छे से डिटेल से सॉल्व करो। कई बार PDFs भी मिल जाती है आपको, इजीली टेलीग्राम पे PDFs मिल जाएगी और आप उसको होलिस्टिकली पढ़िए। वो एक आपके लिए एक होलिस्टिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 10 साल मिनिमम, उससे ऊपर मिलते हैं तो और भी अच्छा है। और उनको प्रॉपर सॉल्व करके उनके आंसर को मेमोराइज करके रिवाइज करके तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं आप उनको। और अगर इतना टाइम नहीं है तो आप उनको जस्ट पढ़ लीजिए 1-2 बार, एंड देन आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर ले आओगे प्रीलिम्स में। एटलीस्ट इतना होगा कि आप क्लियर कर पा रहे हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो, जनरल कैटेगरी से आ रहे हो या किसी और कैटेगरी से आ रहे हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक 100+, 110 आपका ईजिली, क्योंकि एक 50-55% जो स्कोर है वो ईजिली आप गेटेबल हो जाएगा। बट ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली फोकस करना पड़ेगा उसमें। जब सबसे पहले है कि आपका एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्री एंड मेंस की आंसर राइटिंग, PYQ, दूसरा की PYQ एनालिसिस, प्री एंड मेंस दोनों, उनके एक शॉर्ट नोट्स, उनके ऑप्शंस को प्रॉपर एक्सप्लोर करना है। फिर तीसरा है कि आपका सिलेबस आपको ऑन टिप्स आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्या है प्री का, मेंस का, उसके कीवर्ड आप सर्च कर लो, गूगल कर लो, आजकल ChatGPT है उस पर कर लो। नेक्स्ट है कि आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो उसको टेस्ट्स देना इज नॉट इनफ। आप टेस्ट दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद का एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज वेस्ट कर रहे हो, तो वो उसके पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ PYQ पे भी फोकस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास है कि आपने
HPGK और HP इको सर्वे दोनों को अपना दोस्त बना लेना है। मतलब आप कॉन्स्टेंटली एक बार कंप्लीट हो फिर से स्टार्ट करो, कंप्लीट हो फिर से स्टार्ट हो, उसमें ब्रेक नहीं देना है आपने। जितने टाइम भी आप प्रिपरेशन करोगे HPGK और HP इको सर्वे को आपने कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहना है। चाहे वो पुराना हो, पुराना ही पढ़ते रहो जब तक नया नहीं आ जाता है। थोड़े बहुत ही अपडेट होते हैं उसमें एडिशन, तो ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा डिटेल पढ़ाई करने में। फिर आप यूपीएससी वो एडिशनल है, अगर कोई चाहे इच्छुक है, मतलब थोड़ा परफेक्शन चाह रहा है और यूपीएससी भी अगर चाह रहा है कि देना चाह रहा है, तो देन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हाँ वो बेसिकली यूपीएससी के पीवाईक्यूज प्रॉपर सॉल्व करें और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। ऑलमोस्ट ये है कि आप 10-12 दिन में उन चीज़ों उसको प्रॉपर क्लियर कर सकते हैं, एक एक दो दो जो है घंटा दे के डेली आप इतना टाइम दो और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा होलिस्टिक एक अप्रोच के बारे में पता चला होगा कि क्या क्या ज़रूरी है, कि कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, फोकस एरिया आपको पता चल गए होंगे। और रैंडम स्टडी नहीं करनी है कि आप जस्ट न्यूज़पेपर की तरह आप कुछ भी कोई भी पेज खोल के पढ़ रहे हो, वो नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, उससे बेटर है आप कुछ और करो। बट ये बहुत ज़रूरी है कि प्री मेंस प्लस सिलेबस प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस टेस्ट सीरीज पोस्ट टेस्ट एनालिसिस एंड एचपी को सर्वे और आपका यूपीएससी के पीवाईक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे, अगर देख चुके हो देन यू विल बी अपडेटेड पर्सन। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ईजी लगेंगी कि अच्छा अब ये वे आउट है, मुझे ये 5-6 चीज़ें ही करनी है। और अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड चाहोगे तो आप टेलीग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जो है मेरा एक टेलीग्राम चैनल है क्रैक यूपीएससी विद अस। दूसरा है कि ग्रुप है एच पी जो हिमाचल प्रदेश HPAS आंसर राइटिंग ग्रुप है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।